मित्रों, आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप सबके मध्य बातचीत करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और बाल साहित्य का विषय इस समय सामान्यतया उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। जानकर बहुत प्रसन्नता होती है, कम से कम मुझ जैसे बाल साहित्य के विद्यार्थी को तो यह सोचकर ही आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि मैं पिछले 20-25 वर्षों से इसी विषय से जुड़ा हुआ हूँ। बाल पत्रकारिता मेरी आत्मा है, एक प्रकार से कह सकता हूँ। और बाल साहित्य में शोध के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत मेरा हस्तक्षेप बड़ा है। आप सबकी प्रारंभिक जानकारी के लिए बताऊं कि मैं इस समय यहाँ पर देवपुत्र एक बाल मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है इंदौर से, उसके संपादक का दायित्व मेरी ओर है। और हमारा जो ट्रस्ट है, इस न्यास ने एक बाल साहित्य शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 2002 में की है। श्रद्धेय आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री ने उसका लोकार्पण किया था, शुभारंभ किया था 2002 में। और तब से लेकर आज तक भारत का वह इकलौता ऐसा केंद्र है जहाँ पर बाल साहित्य के शोध का कार्य संपन्न होता है। और आप जैसे वरेण्य विद्वानों, मनीषियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। विशेष करके हिंदी के जो प्राध्यापक हैं, अन्य अनुशासन की भी मैं चर्चा करूंगा कि अन्य अनुशासन के प्राध्यापक गण भी कैसे हमारा सहयोग कर रहे हैं। और बाल साहित्य पर शोध का एक लंबा उपक्रम विगत 20-25 वर्षों में संपन्न हुआ है। और आप सबको जानकर आश्चर्य और आनंद दोनों होंगे ये सुन करके कि लगभग 70 के लगभग शोधार्थियों ने, शोध अध्येताओं ने यहाँ से PhD और DLiT के लिए बाल साहित्य पर अपने शोध कार्य संपन्न किए हैं। तो मैं अब अपने मूल विषय पर आता हूँ, जो विषय बंधुवर डेविड जी ने मुझे दिया है। हम सब लोग आज अपनी भारतीय बाल साहित्य परंपरा के संबंध में चर्चा करेंगे। और यह जो विराट परंपरा हमें थाती के रूप में मिली है, हमारे पूर्वजों ने हम सबको सौंपी है, उस परंपरा का निर्वाह करते करते आज हम बाल साहित्य के क्षेत्र में कहाँ पहुँचे हैं और भविष्य में बाल साहित्य की संभावनाएं हम सबको क्या दिखाई देती है, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा आज के इस सत्र में हम सब लोग करेंगे। और मैं प्रारंभ कर रहा हूँ सबसे पहले बाल साहित्य के उत्स से। इसका प्रारंभ हम कहाँ से मानते हैं? तो सामान्यतः मुझे लग रहा है प्रकाश व्यवस्था को लेकर के एक सुझाव आया है सुषमा जी का। प्रकाश व्यवस्था संभवतः अब ठीक लग रही होगी आपकी। तो मैं कह रहा था कि यह जो बाल साहित्य की स्थिति हम सबको दिखाई दे रही है, यह वास्तव में इस विमर्श का प्रारंभ कहाँ से है, इस संबंध में थोड़ी सी बातचीत मैं अभी शुरुआत में करता हूँ। हम सबको ज्ञात होगा कि बाल साहित्य कहें या बाल साहित्य के विमर्श की बात करें, पृथक से बच्चों के साहित्य का विमर्श, ये वास्तव में अत्यंत प्राचीन काल का रहा है। हम सबको याद आता होगा कि संस्कृत वाङ्मय में जिन कथाओं को हम आज बच्चों को लगातार सुनाते आ रहे हैं, विशेष करके साहित्य की जिस वाचिक परंपरा की, जिस लोक परंपरा की बात हम लोग करते हैं, यानी दादी नानी की गोद में सोते हुए हम सब ने, हमारी पीढ़ी के बच्चों ने जो कहानियाँ सुनी थी, जो लोक कथाएँ सुनी थी, जो हमारे संस्कृत वाङ्मय में आए हुए कथाएँ हम सब ने सुनी थी, जिनके कारण से एक पूरी की पूरी, एक पूरी नहीं बल्कि कई कई पीढ़ियाँ जीवन मूल्यों से जुड़ती रही, भारतीय संस्कारों से जुड़ती रही, इस देश की मिट्टी से जुड़ती रही, इस देश की संस्कार परंपरा से जुड़ती रही, संस्कृति से जुड़ती रही। ये परंपरा बहुत दीर्घ है। आपको याद आता होगा संस्कृत वाङ्मय में सिंहासन बत्तीसी का उल्लेख आता है। मूल ग्रंथ संस्कृत में है। विक्रमादित्य की सर्व प्रचलित कथा है। सिंहासन में 32 पुतलियाँ थी और जैसे ही राजा बढ़ते हैं सिंहासन पर बैठने के लिए, एक एक पुतली प्रकट होती है, एक कथा सुनाती है और जिज्ञासा प्रकट करते हुए एक प्रश्न करती है और उसका समाधान राजा करता है। ऐसा करते हुए 32 पुतलियां अपनी अपनी कथाएं सुनाती है। ठीक उसी प्रकार से कथा सरित सागर संस्कृत वाङ्मय में एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी प्रकार से वेताल पच्चीसी हम बच्चों के लिए बड़ा रुचि का विषय हुआ करता था। विशेष करके हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, जो इस समय संभवतः 45 और 50 की उम्र को पार कर गए हैं, उन सब ने भी बाल्यकाल में चंदा मामा में वेताल कथाएं पढ़ी है। और इस वेताल पच्चीसी की कथाओं को हम सब ने देखा कि इसका रूपांतरण होता रहा, बार बार इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहा, नई कथाएं उस सब में जुड़ती रही।
लेकिन जो मूल ग्रंथ है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये अत्यंत प्राचीन है। और ठीक इसी श्रृंखला में सर्वाधिक सम्मानजनक स्थान जिसको प्राप्त हुआ वो था पंचतंत्र। ये सारी जो कथाएं हैं जिनको हम लोगों ने बाल साहित्य मान लिया है, बाल साहित्य की वह परंपरा अत्यंत प्राचीन है। लेकिन एक शोधार्थी के नाते मेरे मन में कई बार कुछ प्रश्न उठते हैं पंचतंत्र के संदर्भ में, विशेष करके हम सब लोग कहते हैं पंचतंत्र बाल साहित्य, उसकी कथाएं आज भी हम बच्चों को सुना सुना करके जीवन मूल्य का प्रदाय कर रहे हैं। आप देखिए पंचतंत्र की व्युत्पत्ति कहाँ है। 4 राजकुमार हैं, राजा चिंतित है कि ये राजकुमार अब बड़े हो चुके हैं, किशोर वय को पार कर रहे हैं, अर्थात 20 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। पिता और राजा की संयुक्त चिंता यह है कि मेरे इन 4 बेटों में से राजकाज कौन संभालेगा। इनकी नीतिगतता यह कसौटी पर कसी जाना है, उनका प्रशिक्षण होना शेष है। और तब हम सबके संज्ञान में आते हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा इन 4 राजकुमारों को एक के अंदर एक गूंथी हुई कथाओं की एक श्रृंखला सुना करके नीति ज्ञान करवाते हैं। लेकिन जिनको नीति ज्ञान करवाया जा रहा है उनकी अवस्था मैंने आपको बताई ये कैसी है, वे सबके सब किशोर वय को प्राप्त कर चुके हैं। तो किशोर वय के एक किशोर को, तरुण को वे कथाएं सुना करके जिनसे वो नीति ज्ञान की प्राप्ति करता है, उन कथाओं को हम सब ने वर्षों के बाद जाकर के बाल साहित्य घोषित किया। मैं कहना केवल इतना चाहता हूं कि बाल साहित्य के विस्तार, बाल साहित्य की सीमाएं, शोध के जो शोधार्थी, शोध अध्येता है वो मेरे इन शब्दों को समझ रहे होंगे। तो बाल साहित्य की सीमाएं, विस्तार, परिभाषा, इन सब की जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे ध्यान में आता होगा कि यह सीमाओं में बंधा हुआ विषय ही नहीं है। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब स्त्री विमर्श की आप बात करते हैं और स्त्री विमर्श के संदर्भ में जब राम और सीता की कथाओं का उल्लेख करने लगते हैं, आप जब दलित विमर्श की बात करते हैं तो एकलव्य और शंबुक की चर्चा करते हैं, क्या दलित विमर्श, स्त्री विमर्श जैसे शब्द उस काल में थे क्या जब तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना की थी? बिल्कुल नहीं थे। लेकिन आज उन कथाओं की प्रासंगिकता उन विमर्श के संदर्भ में मुझे लगता है होगी, इसलिए विद्वान उसको उस विमर्श से जोड़ते हैं। ठीक यही स्थिति बाल साहित्य के विमर्श की भी है। इसका जो प्राचीन वांग्मय से संबंध है वो बहुत गहन है। आप कल्पना करिए, आज के बच्चे को यदि हम संस्कार देना चाहते हैं और संस्कार देने के संदर्भ में जब विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि क्यों ना उनको रामायण की कथाएं सुनाई जाए, महाभारत की कथाएं सुनाई जाए, ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान सुनाए जाएं, बाइबिल की कथाएं आती है, ईसप की कथाएं आती है। इस तरफ उर्दू साहित्य में जो इस्लामिक पंथ से जुड़ी हुई कथाएं आती है भिन्न भिन्न प्रकार की, उन सब कथाओं को भिन्न भिन्न पंथ को मानने वाले लोग अपने बच्चों को सुनाना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हम अपने द्वारा अंगीकार किए हुए जीवन मूल्य जो कहीं ना कहीं हमें धर्म से, पंथ से प्राप्त हुए हैं, हमारी एक पुरानी सांस्कृतिक विरासत से हमको प्राप्त हुए हैं, वो हम बच्चों में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो निश्चित बात है कि अगर हम बच्चों को यह सब देना चाहते हैं तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा। तो रामचरितमानस भले ही बड़ों का साहित्य है, लेकिन उसकी कथाएं बच्चों को उसके अनुकूल भाषा में ढाल करके यदि हम सुनाते हैं, हम उसको पढ़ने के लिए देते हैं, तो निश्चित रूप से वह बाल साहित्य बच्चों का साहित्य बनकर के ही प्रकट होगा, भले ही वह बड़ों के लिए लिखा गया हो। इसमें चूंकि झिल्ली है, छोटी सी सीमा रेखा बनी हुई है, उस सीमा रेखा का कब उल्लंघन होगा हमको पता नहीं लगता। और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि बाल साहित्य के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो ये मैंने बातचीत की उसके पुराने संदर्भ की। नए संदर्भ में एक प्रश्न इन दिनों बाल साहित्य के क्षेत्र में बड़ा प्रचलित हो रहा है और लोग इस बात के लिए बड़ा खेद भी प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, विशेष करके बाल साहित्यकार। वो कहते हैं कि बाल साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में रेखांकित नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा है। बाल साहित्यकार को बड़ा दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त है। ऐसा भी कहा जाता है कि बाल साहित्यकार जो है वह कोई साहित्यकार ही नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। और इतना ही नहीं तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि बाल साहित्य का रचना कर्म तो बचकाना काम है। लेकिन इस सब के बीच में हमको ध्यान में आता होगा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे वरेण्य साहित्यकार भी आए
आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि महाकवि की उपाधि जिन निराला जी को प्राप्त है, उन्होंने अपने रचना कर्म का प्रारंभ बच्चों की बोध कथाएं लिख करके किया था। और ये जो छोटी छोटी नीति कथाएं थी, ये एक प्रकार से कुछ कुछ कथाएं तो पंचतंत्र या हितोपदेश या अन्य प्रकार की जो नैतिक कथाएं हैं उनका पुनर्लेखन जैसा भी था। लेकिन ये कथाएं निराला जी ने लिख करके, और मैंने प्रत्यक्ष वो पुस्तक भी देखी है। आप कभी निराला समग्र का 7वां खंड उठा करके देखेंगे, उसमें बाल साहित्य का एक पृथक से अध्याय है। निराला जी की वह जो प्रथम बाल कथाओं की पुस्तक छपी थी, उसकी भूमिका उस काल में चूंकि ट्रेडल का युग था, इसलिए हैंड कंपोजिंग न करते हुए निराला जी की हस्तलिखित लिपि का एक मार्का बना करके उस पृष्ठ को छापा गया है, भूमिका को। उस भूमिका में निराला जी अपनी हस्तलिपि में लिखते हैं कि जब तक कोई साहित्यकार बच्चों के लिए न लिख ले, तब तक वह साहित्यकार कहे जाने योग्य नहीं है। यानी साहित्यकार होने की प्रथम कसौटी है कि प्रत्येक साहित्यकार को बच्चों के लिए लिखना भी चाहिए और बच्चों के लिए लिखना आना चाहिए, चूंकि यह अत्यंत कठिन और दुरूह कार्य है। जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों के लिए लिखना बचकाना काम है, मैं उनको बार बार आग्रहपूर्वक कहता हूं, ऐसे वरिष्ठ साहित्यकारों को, कि बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं है। ये बड़ा कठिन काम है। आपको बच्चे के मानस पर उतरना पड़ता है, बच्चे के मनोविज्ञान के स्तर पर जाना पड़ता है, तब जाकर के आप बाल साहित्य लिखने योग्य बन पाते हैं। और ये बड़ा कठिन काम है। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हुए कृष्ण जी। कृष्ण शलभ जी सामान्यतः कहा करते थे कि बाल साहित्य का लेखक जो है, यह हम कभी कभी पुराने ऋषि परंपरा में हम एक शब्द पढ़ते हैं, परकाया प्रवेश, यानी अपनी आत्मा को एक अन्य शरीर में प्रवेश करवाना। बाल साहित्यकार ठीक यही प्रक्रिया अपनाता है, परकाया प्रवेश। वह स्वयं जब बच्चा हो जाता है तब जाकर के बाल साहित्य लिख पाता है। तो इसलिए हम सब लोगों को इस बात को समझना होगा। और इसमें हमारे सामने बड़ी चुनौती यह भी है कि बाल साहित्य को आपको सहज रखना है, सरल रखना है, उसकी भाषा सरल रखना है। लेकिन यह सब करते हुए भी आपको उस पीढ़ी से संवाद स्थापित करना है, उस पीढ़ी से इंटरेक्शन करना है जो अपनी जेब में आप हम सब की तरह 8 इंच की स्क्रीन वाला एक मोबाइल लेकर के घूम रही है। ये जो गूगल पीढ़ी है, इस गूगल पीढ़ी का नॉलेज इस समय संभवतया कई मायनों में हम सबसे ज़्यादा अपडेट है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं, आपके मन में, यदि साहित्यकार के नाते मेरे मन में यह भ्रांति है कि हम बच्चों का जीके अपडेट करने के लिए बाल साहित्य की रचना करें, ढेर सारा सूचना साहित्य बच्चों को दे देंगे तो वो बाल साहित्य हो जाएगा, तो संभवतः हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। बच्चों को केवल इस सब की आवश्यकता नहीं। और मैं कई बार कहता भी हूँ कि बच्चों को आज सूचना क्रांति के युग में, जिसमें बवंडर और सुनामी आई हुई है सूचनाओं की, उस स्थिति में मुझे लगता है कि बच्चों के पास इतनी ज़्यादा सूचनाएं एकत्र हो गई है कि उनको अब ज्ञान क्या होता है ये पता नहीं है आज की पीढ़ी को। आप कहेंगे कि मैं किसी बात कर रहा हूँ, नॉलेज, ज्ञान, ये सब तो एक दूसरे के पर्याय हैं। जी नहीं साहब, जिसको आप जनरल नॉलेज कहते हैं वह जनरल नॉलेज ज्ञान नहीं है। भारतीय परंपरा में ज्ञान की जो परिभाषा है वह थोड़ी भिन्न है। एक उदाहरण मैं हमेशा दिया करता हूँ, बच्चों से भी बातचीत करता हूँ तब भी देता हूँ। मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपको आज यह पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे मोटा आदमी कौन है, सबसे पतला आदमी कौन है, सबसे दूर तक थूकने का रिकॉर्ड किस देश के किस व्यक्ति ने बनाया है। लेकिन उसी बच्चे को यह पता नहीं होता कि अगर खेलते खेलते गिर जाए, उसकी कोहनी फूट जाए, उसके घुटने फूट जाए, रक्त बहने लगे, तो हल्दी लगाने से खून बहना बंद हो जाता है। ये हमारी दादी नानी को पता था, माँ को पता है घर में, लेकिन बच्चों को पता नहीं है। यह अंतर सूचना और ज्ञान का है। तो सूचनाएं हमारे जीवन में काम नहीं आती है, ज्ञान हमारे जीवन में काम आता है। तो इन बच्चों को हम जीवन मूल्य के रूप में क्या थाती सौंपना चाहते हैं, ये बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इन दिनों एक चिंता हम सब लोगों को हो रही है, और विशेष करके यूनाइटेड नेशंस ने इस दिशा में चिंता व्यक्त की है कि आज का बच्चा केवल लिसनर और व्यूअर बन करके रह गया है। वो अब पढ़ना लिखना छोड़ चुका है, उसकी रीडरशिप बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और लिखना तो बहुत ही दूर की बात है, परीक्षा में जब वह 3 घंटे बैठकर लिखता है तो उस बच्चे के लिए वह जीवन का सबसे कठिन दौर होता है, सबसे कठिन समय होता है।
पढ़ना बंद हो गया, लिखना बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशंस जब चिंता व्यक्त कर रहा है कि संपूर्ण विश्व के सामने यह संभवतः आतंकवाद से भी बड़ी विभीषिका बनकर के उभरेगा कि आने वाली पीढ़ियां लिखना पढ़ना भूल जाएगी। स्वाभाविक है, हम अपने अंगूठों को मोबाइल की स्क्रीन पर चला रहे हैं तो हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। एक सामान्य बच्चे के संपूर्ण जीवन का, एक पूरे मनुष्य की हम बात करें, मनुष्य के संपूर्ण जीवन का जो 50% ज्ञान होता है वह 50% ज्ञान अनुभूति से वो सीखता है, अनुभव कर करके, और शेष 43% 43% ज्ञान की प्राप्ति अनुकरण से होती है, नकल कर करके, बड़ों की नकल कर करके। तो आप कल्पना करिए 93% 93% ज्ञान जो है मनुष्य का वह तो इन दो पद्धति से आता है। अब यह जो तीसरी पद्धति बचती है लिखने पढ़ने वाली, यह मनुष्य को 7% ज्ञान देती है। लेकिन हमने बच्चों को इतना अधिक उलझाया है कि इस 7% ज्ञान के चक्कर में यह शेष 93% ज्ञान जो है यह कहीं ना कहीं विलुप्त सा हो गया है। हम देखते हैं कि बार बार, अच्छा मैं चूंकि जिस प्रकार के संस्थान से जुड़ा हूं, मैं सकारात्मक बातें करने का प्रयास करता हूं। समस्याएं तो सब लोग बताते रहते हैं, हम समाधान की दिशा में बढ़ पाते हैं क्या? हम समाधान की दिशा में कितना सोच रहे हैं, हम ये केवल सोचें। तो इसलिए हम ये देखें सबसे पहले कि आज का बच्चा जो है उसके सामने सबसे विकट समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या बनकर के उभरा है बच्चे का संवेदनशील नहीं रह जाना। आज का बच्चा बिल्कुल संवेदनाहीन होता जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि सड़क पर दुर्घटनाएं होती है और उन दुर्घटनाओं के कारण से घायल व्यक्ति को लोग हार्न बजाते हुए भीड़ को क्रॉस करते हुए निकल जाते हैं, यह तक देखने का प्रयास नहीं करते कि व्यक्ति घायल हुआ है, उसे किसी सहयोग की आवश्यकता तो नहीं। इतना ही नहीं तो आज की पीढ़ी के लोग मोबाइल लेकर के फोटो खींचना और लाइव वीडियो बनाना दुर्घटनाओं के ये पसंद कर लेते हैं, किंतु सहायता करना उनके मन में नहीं आता। इस परिस्थिति से हम सब लोग दो चार हो रहे हैं। इस परिस्थिति में बाल साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, कैसे वो बाल साहित्य बच्चों को संवेदनशील बना सकता है? तो हमारे ध्यान में आता है कि इन दिनों हम सब ने मिलकर के बच्चों को कैरियर कॉन्शियस बना दिया है, मनी कॉन्शियस बना दिया है। बाल साहित्य इन दिनों यह प्रयास कर रहा है कि बच्चा संवेदनशील बने, और ये संवेदनशीलता केवल परिवार के प्रति होगी ऐसा नहीं। सबसे पहली आवश्यकता अपने माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, दादा दादी के प्रति, सभी परिजनों के प्रति। परिवार से ऊपर उठेगा बच्चा तो समाज उसको दिखाई देगा, पड़ोसियों के प्रति, मोहल्ला, गांव, नगर, और उससे ऊपर उठ करके वह संपूर्ण राष्ट्र से जुड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन यह जो व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा है, इस यात्रा का प्रारंभ बच्चे को करवाना, यह काम बाल साहित्य को करना है। और इसलिए आज के बाल साहित्य की ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वह बच्चे को संवेदनशील बनाए। और बच्चा जब पढ़ना लिखना शुरू कर देगा तो स्वाभाविक रूप से इन दिनों हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने के नाम पर केवल नॉलेज गेन करना चाहिए, जीके अपडेट होना चाहिए, इंटेलिजेंट कोशेंट से हम बच्चे का जो आकलन कर रहे हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बाल साहित्य पर चर्चा करते समय उसके आईक्यू की नहीं, ईक्यू की चर्चा करें। प्रत्येक बच्चे का आकलन इमोशनल कोशेंट से करना प्रारंभ करें, उसमें संवेदनशीलता कितनी है, यह करना जब हम प्रारंभ कर देंगे तो मुझे लगता है कि यह एक बड़ा काम हो जाएगा। फिर कुछ चर्चा मैं करना चाहूँगा, चूँकि हम सब लोग स्वाभाविक रूप से उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अनेक प्राध्यापक गण भी इस विश्वविद्यालय के पृष्ठ पर आकर के और इस संपूर्ण संभाषण को देखेंगे, सुनेंगे, तो इसलिए कुछ चर्चा मैं अपने इस संस्थान की भी करना चाहता हूँ, जिस संस्थान के प्रारंभ में मैंने उल्लेख किया था अभी अपनी बातचीत प्रारंभ करते हुए। इस संस्थान के माध्यम से हमने बाल साहित्य पर शोध का कार्य संपन्न कराना प्रारंभ किया है। और आप सबको जानकर आनंद होगा कि बाल साहित्य इस समय शोध की दृष्टि से अत्यंत अछूता विषय है। विशेष करके जो हिंदी साहित्य के शोध अध्येता हैं, चाहे वे निदेशक के रूप में, गाइड के रूप में प्राध्यापक हों या उनके शोध विद्यार्थी हो, मैं उन सब से आग्रह करना चाहता हूं कि बाल साहित्य के विषयों की यूनिकनेस, उनकी जो विशिष्टता है वह यह है कि उन पर अभी बहुत ज़्यादा शोध कार्य संपन्न नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि आप अभी आज कोशिश करें कि निराला पर, प्रेमचंद के स्त्री पात्रों पर या कामायनी पर अगर आप शोध करना चाहें तो 1000 रिसर्च वर्क आपके सामने आ जाते हैं नेट पर।
नया कुछ करने को बचा नहीं, पिष्ट प्रेषण हो रहा है लगातार। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि बाल साहित्य का एक ऐसा बड़ा आसमान आपके सामने खुल गया है, विशेष करके शोध के संदर्भ में, उसकी हम सब लोग थोड़ा सा संज्ञान में लाएं, थोड़ी सी चिंता करें, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छे विषय आप सब अपने शोध विद्यार्थियों को दे पाएंगे। इसमें एक बात बड़ी मजेदार है, जिन लोगों का साहित्य से संबंध नहीं है, जो शोध के निदेशक हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे यदि अंतर अनुशासन के अंतर्गत दो विषयों का मिलाकर के शोध कार्य संपन्न करना चाहें तो बहुत सुंदर सुंदर विषय बाल साहित्य के क्षेत्र से उभर करके आएंगे। आप कहेंगे कि अंतर अनुशासन के विषय कैसे प्रकट हो सकते हैं? क्योंकि डेविड जी से चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यह एक विश्वविद्यालय का पेज है और इसको अनेक प्राध्यापक गण भी देखने वाले हैं, शोध विद्यार्थी भी देखेंगे, आज भी सीधे भी देखेंगे, बाद में भी लंबे समय तक देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से। आप सबके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, अगर ध्यान में नहीं आया हो तो। आप देखिए, बाल साहित्य का एक हिस्सा होता है विज्ञान लेखन का। यदि आप विज्ञान में कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, आप केवल केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, तो रसायन विज्ञान से जुड़े हुए विज्ञान गल्प कथाओं को आप ढूंढ करके खोजिए, रसायन विज्ञान से जुड़ी हुई कविताओं को खोजिए, और बाल साहित्य के ढेर सारे उस वाङ्मय में से उठा करके हम वो सारे हिस्से खोजने का प्रयास करें जो रसायन विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से, पर्यावरण से, गणित से, इन सब से संबंध रखते हैं। और अंतर अनुशासन का एक प्रामाणिक कार्य हम शोध कार्य संपन्न कर सकते हैं विज्ञान के शोधार्थी रहते हुए। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप बाल साहित्य में जो इतिहास लेखन हुआ है, झांसी की रानी पर लिखा गया, शिवाजी पर, महाराणा प्रताप पर, या अन्य अन्य क्रांतिकारियों पर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह से लेकर के आधुनिक राजनेताओं की जीवनियों तक जो कुछ भी लिखा गया, एपीजे अब्दुल कलाम पर जो कुछ लिखा गया, ऐसा जीवनी साहित्य जो कि हमारे इतिहास का हिस्सा हो गए हैं, उन सब पर जो लेखन किया गया है, उस लेखन की प्रामाणिकता पर हम कुछ काम कर सकते हैं क्या? बाल साहित्य के इतिहास लेखन की प्रामाणिकता, यह एक विषय लेकर के इतिहास और बाल साहित्य, इन दोनों को मिलाकर के हम शोध कार्य संपन्न कर सकते हैं क्या? यदि आप सोशलॉजी के, समाज शास्त्र के शोध अध्येता हैं, तो क्या आप यह कर सकते हैं क्या कि इस समय बच्चों के जिन जीवन मूल्यों की बातचीत में प्रारंभ में कर रहा था, जिसकी चिंता बाल साहित्य करता है, परिवार मूल्य, जीवन मूल्य, सामाजिक सरोकार, समाज पर इस समय समाज के संपूर्ण स्ट्रक्चर पर, उसके ढांचे पर जो प्रभाव नई पीढ़ी के कारण से पड़ रहा है, उसका अनुशीलन अथवा विश्लेषण हम बाल साहित्य के दर्पण में कर सकते हैं क्या? आज बच्चे को परिवार के संदर्भ में क्या देखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है? समस्याएं तो तमाम हैं। हम बार बार ये समस्याएं रखते रहते हैं कि भाई इन दिनों संयुक्त परिवार नहीं बचे, दादा दादी तो हैं ही नहीं। दादा दादी घर में होते थे तो कहानियां भी सुनाते थे, भजन सुनाते थे, गीत सुनाते थे। माताएं अपने आंचल में सुला करके अपने बेटे बेटी को लोरियां सुना करके सुलाया करती थी, और हम कोसने लगते हैं आज की माता को लोरी सुनाना नहीं आता और जीन्स टी शर्ट पहनने वाली माँ बच्चे को आंचल में कैसे लेगी? भाई ये सब शिकायत करने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि एकल परिवार परंपरा हो गई है, माता पिता सर्विस क्लास हैं, घर में दादा दादी हैं ही नहीं, गांव में रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे समाज के सारे परिवारों में दादा दादी नहीं है क्या? जिन घरों में आज दादा दादी नाना नानी हैं, उन परिवारों के दादा दादी नाना नानी क्या बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं क्या? क्या हमने कभी इन बातों का विश्लेषण किया है क्या? मित्रों, दुर्भाग्य से आज हमारी पीढ़ी दादा दादी और नाना नानी बनने की स्थिति में आ गई है। हमारे पोते पोती और नाती जिस दिन हमारे पास आकर के कहेंगे कि कहानी सुनाओ, हमारे पास सुनाने को कहानियां नहीं बची है। इसलिए गलती बच्चों की नहीं है, हमको इसके समाधान की दिशा में बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि इस समय दादा दादी नाना नानी ने रूपांतरण कर लिया है। आप कहेंगे कैसा रूपांतरण कर लिया है? आज माँ की भूमिका में मोबाइल आ गया है। छोटा सा बच्चा रोता है, माँ उसके कान में ईयरफोन लगा देती है, यूट्यूब पर लोरी सर्च करती है और चालू करती है, बच्चा आराम से नींद में सो जाता है। ये आदतें अच्छी है ऐसा मैं नहीं कह रहा, आदत खराब है, लेकिन अंततः माँ के स्थान को रूपांतरित कर दिया मोबाइल ने। जिस मोबाइल को कल तक आप और हम कहते थे कि ये स्कूल में नहीं जा सकता, सजा मिलेगी, वह मोबाइल इन दिनों विद्यालय संचालित कर रहा है ऑनलाइन क्लास के रूप में। आपने हमने सबने मान्यता दे दी।
यही मोबाइल जब YouTube से ऑडियो वर्जन में, वीडियो वर्जन में अच्छी अच्छी बाल कहानियां किसी बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट की वाणी में सुनता है बच्चा, तो क्या इस मोबाइल को, इस लैपटॉप को, इस कंप्यूटर को, इस इंटरनेट को आप दादा दादी और नाना नानी के रूप में रूपांतरित होते हुए नहीं देख रहे हैं क्या? यह समय के साथ बदलने वाला फेरबदल है और इस फेरबदल की आहट को हम सब लोगों को पहचानना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह जो रूपांतरित होता हुआ बाल साहित्य है, यदि आप कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं, आप इंटरनेट पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस के रिसर्च स्कॉलर हैं, तो भी आज इंटरनेट पर नए माध्यमों पर उपस्थित बाल साहित्य का अनुशीलन करते हुए कोई शोध कार्य संपन्न कर सकते हैं क्या? यदि आप साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आज बच्चे के मनोविज्ञान में, उसके स्वभाव में होने वाले परिवर्तन को लेकर के आप मनोविज्ञान का कोई बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं क्या, जो सीधा जाकर के निष्कर्ष के रूप में बाल साहित्य पर समाप्त होता हो? हम सबको पता है, आज एक अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में, हम में से अधिकांश अभिभावक इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि आज का बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, वह क्रोध करता है, उसमें हिंसा की वृत्ति हो गई है। लेकिन यह समस्याएं बताते समय हम में से किसी के मन में भी इसके उत्स को, इसके कारण को जानने का प्रयास होता है क्या? कितने माता पिता ने यह सोचने की कोशिश की है कि जब बाजार बच्चों को लेकर के जाते हैं तो हम कितनी आसानी से 2000 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया खर्च करके इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले, सेल डलने वाली मशीन गन, बंदूकें तो दिला देते हैं। कभी हमने 20 रुपए की पत्रिका या 30 रुपए की बाल साहित्य की कहानी की किताब बच्चों को आग्रहपूर्वक दिलवाई है क्या? एक कॉमिक्स ला करके कभी उपहार के रूप में हमने बच्चों को दी है क्या, गिफ्ट के रूप में? हम लोग ये प्रयास नहीं करते। 30-40 रुपए की किताब हमको बहुत महंगी लगती है, 200 रुपए की बंदूक हम बड़ी आसानी से दिलवा देते हैं, और वही माता पिता फिर समाज से शिकायत करते हैं, समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, हिंसक रहा है, क्रोधी हो रहा है। हमने उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है, उस पर कुछ वीडियो गेम दे दिए, वो धड़ 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 उस वीडियो गेम में मशीन गन चलाता है, अंधाधुंध हत्याएं करता है। एक गेम पर जितने पॉइंट आपका बच्चा अर्जित कर रहा है, उतनी हत्याएं करने के बाद उसने वो पॉइंट अर्जित किए हैं, माता पिता उसकी पीठ ठोकते हैं, घर आए हुए मेहमान के सामने प्रशंसा करते हैं, मेरा बच्चा तो इन दिनों 1000 से ऊपर पॉइंट बना करके बैठा हुआ है इस गेम में। मित्रों, यह तारीफ करते समय हमारे मन में कभी यह भाव आया क्या कि हमारा बच्चा इन सब से जो सीख रहा है, इस बीमारी के एंटीडोट्स तैयार करने के लिए ही बाल साहित्य की आवश्यकता है। और इसलिए बच्चों का संवेदनशील होना, बच्चों का हमारे जीवन मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनना, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, यह सब हम तब जाकर के सीख पाएंगे, सिखा पाएंगे जब हम स्वयं इस प्रकार के बाल साहित्य के रचना कर्म में प्रवृत्त होंगे। इन दिनों में देख रहा हूं, हम कहते हैं भारत युवाओं का देश है, इतना प्रतिशत। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत युवाओं से पहले बच्चों का देश है। आप जिस संख्या को युवाओं में गिन रहे हैं, उसमें एक बड़ा प्रतिशत बच्चों का प्रतिशत है। इस समय भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 39% बच्चे हैं, जिसको आप बाल साहित्य की रेंज में लेते हैं। कक्षा पहली से लेकर के, या आप, मैं तो कहता हूं इन दिनों नर्सरी से लेकर के, जो बच्चा मोबाइल पर यूट्यूब चला रहा है, उस बच्चे को आप क्यों बाल साहित्य का पाठक नहीं मानते हैं? अगर वो पढ़ना नहीं जानता है तो माता पिता उसको पढ़कर सुनाए, दादा दादी उसको पढ़कर सुनाए, लेकिन वह भी बाल साहित्य का पाठक है। तो केजी से लेकर पीजी तक जाने वाले बच्चे अगर बाल साहित्य की श्रेणी में आते हैं, आपको शायद यह शब्द सुनकर के आश्चर्य लगेगा कि मैं पीजी की बात करता हूं। पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा ही नीचे, यानी स्नातक होने तक की आयु को हमारे यहाँ पर किशोर वय माना जाता है, टीनेजर्स जिसको आप कहते हैं। तो आप ये जो 20-25 साल तक के बच्चों को जिस प्रकार की सामग्री देना चाहते हैं, ठीक है, बड़ी आयु के बच्चों को अलग प्रकार का साहित्य देंगे। छोटी, भाई शिशु कक्षा के तो उनके शिशु गीत होते हैं, गड़बड़ गीत होते हैं, उनके लिए कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे जो ध्वनि मूलक गीत होते हैं वो सब हैं। लेकिन बड़े बच्चों को शिकार कथाएं पसंद है, वनगमन की कथाएं पसंद है, पहाड़ियों पर चढ़ने वाली कथाएं पसंद है, विज्ञान गल्प कथाएं पसंद है, उनको एलियन पसंद आते हैं, दूसरे ग्रह की यात्रा पसंद आती है। लेकिन यह सब कुल मिलाकर के बाल साहित्य है, और इसलिए इन सारे बच्चों की आवश्यकताओं को हम सबको अनुभव करना पड़ेगा। अब कुछ लोग एक शिकायत और करते हैं कि भाई, जैसे यूएनओ ने समस्या हम सबके सामने रख दी, हम भी मिलकर के समस्या पूरे जमाने के सामने रख देते हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा। तो भाई, हमने समाधान की दिशा में कितना प्रयास किया? आपको मैं
एक दो छोटे प्रयासों के बारे में बताता हूं जो जिसका माध्यम में भी बना, हमारा संस्थान बना यहाँ पर भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान और देवपुत्र पत्रिका के माध्यम से हम लोगों ने दो तीन छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़े प्रयास किए, जिनको सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि यह भी काम आज के भारत में कोई कर सकता है। एक बड़ी शिक्षाविदों की एक बैठक हो रही थी अमृतसर में, और वहाँ पर मैंने एक विषय रखा उन सब के बीच में। मैंने कहा कि आज सारे विद्यालयों में वाचनालय है, लेकिन हम सब की एक सामान्य शिकायत है कि बच्चा वाचनालय के कालांश में लाइब्रेरी में आता ही नहीं है। आता है तो वो अखबार पढ़ने लगता है, बाल साहित्य उठा करके नहीं पढ़ता है, किताबें नहीं पढ़ता, उसकी पढ़ने की आदत समाप्त हो गई है। मैंने उनसे कहा कि आप कल्पना करिए, आप एक बार छोटा सा बच्चा बन जाइए। तीसरी कक्षा के बच्चे को आपने कहा कि अगले 40 मिनट आपको लाइब्रेरी में बिताना है, आपका वाचनालय का कालांश है। अब आप देखिए, वो बच्चा जैसे ही लाइब्रेरी में जाता है उसको मोटे मोटे 400 पेज के कुछ किताब के ग्रंथ दिखाई देते हैं। रसायन विज्ञान कोश, भौतिक विज्ञान कोश, लोकोक्ति एवं मुहावरा कोश, शब्द कोश, ये कोश वो कोश, और ये सारे कोश देख करके वो तीसरी का बच्चा घबरा जाता है। उसके लिए जो 16 पेज की 24 पेज की छोटी सी किताब है, वो कहीं भीड़ में उस छोटे से बच्चे की तरह ही कुचली हुई सी पड़ी हुई है एक कोने में। लाइब्रेरियन निकाल करके उसको नहीं दे रहा है, और वह बच्चा उन बड़ी बड़ी किताबों को देख करके तुरंत भाग करके आ जाता है। और इसलिए मैंने निवेदन ये किया कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि यदि प्यासा कुएं के पास नहीं आ रहा है तो कुआं प्यासे के पास चला जाए। उन लोगों को लगा कि यह कैसे हो सकता है। मैंने कहा बहुत आसान है, आपके पास भारी वजन का सामान होता है, एयरपोर्ट पर आप क्या करते हैं, उसे उठाना नहीं होता है तो एक ट्रॉली में रख करके और विमान की उस सेवा तक पहुंचते हैं जहां पर आपको वो अटैची ब्रीफकेस जमा करना होता है। हमको यह पूरा जीवन मूल्य का साहित्य बच्चे के मानस तक अगर पहुंचाना है तो क्यों ना हम एक प्रयोग करें कि जब वाचनालय का कालांश होता है तो पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक हम पुस्तकों का विभाजन करें कि ये 100 किताबें पहली कक्षा के लायक है, ये 100 किताबें दूसरी कक्षा के लायक है, ये 100 किताबें 8वीं के लायक है, ये 100 किताबें 12वीं के लायक है। ट्रॉली में भर करके केवल उस कक्षा के लायक पुस्तकें लेकर के लाइब्रेरियन कक्षा में जाए। सारे लोगों को वह सुझाव मेरा पसंद आया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि इस आयु वर्ग के अनुसार, कक्षा के अनुसार किताबें इनकी छटनी कैसे की जाए, ये बड़ा कठिन काम है। और तो और वाचनालयों में रखी हुई अधिकांश किताबें एक निश्चित आयु वर्ग की ही मिलेगी। मालूम पड़ा छोटे बच्चों के लिए किताबें 1% भी नहीं प्राप्त हो रही है, और उधर 80-90% बड़े बच्चों की आ गई है। तो इस घालमेल को दूर करने के लिए एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन हमने इंदौर में किया। 1 सप्ताह तक खूब गहन विमर्श हुआ, और हम लोगों ने पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की प्रत्येक कक्षा के लिए जो अनुकूल पुस्तकें हो सकती बाल साहित्य की, उन किताबों की सूची बनाई। पुस्तक का शीर्षक, जैसे हम लोग शोध प्रबंध में नीचे फुटनोट में रेफरेंस देते हैं ना, पुस्तक का शीर्षक, लेखक का नाम, प्रकाशक का पूर्ण पता, उसकी पृष्ठ संख्या, उसका मूल्य और उसकी विषय वस्तु, ये सारी कुल मिलाकर के एक सूची तैयार की प्रत्येक कक्षा के लिए 100 पुस्तकों की सूची, और उसको लेकर के एक्सेल की शीट पर हमने चला लिया। एक क्लिक पर कोई भी विद्यालय चाहता है हम तुरंत उसको उपलब्ध करा देते हैं। ये एक बड़ा काम हो गया। बच्चों के रचना कर्म को विकसित करने की दृष्टि से, उनके पढ़ाई की आदत डालने की दृष्टि से, उनको बार बार वो किताबों से जुड़ा रहे, इन सब विषयों को लेकर के हम लोगों ने कई प्रयास किए। हम लोग कार्यशालाएं लगातार करते रहते हैं। बच्चे स्वयं लिखना सीखें, छोटी छोटी कविताएं बनाना सीखे, छोटी छोटी कहानियां लिखना सीखे। इन सारे विषयों को लेकर के इस समय हम लगातार काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इन सारी बातों की चिंता करना चाहिए, और विशेष करके जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वे शोध के इतने सारे विविध आयामों की चिंता करें। बहुत सारे विषय हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोगों ने जितने विषयों पर रिसर्च करवाया है, जितने विषयों पर भविष्य में हमारी कल्पना है कि हम इन विषयों पर भी रिसर्च करवाएंगे। आज बच्चे में जीवनी साहित्य को लेकर के काफ़ी अरुचि है। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना बच्चों ने छोड़ दी है, तो जीवनी साहित्य को लेकर के केवल एक विषय को लेकर के अच्छा रिसर्च हो सकता है। हम एक कोई बहुत अच्छा शोध कर सकते हैं बाल साहित्य में राष्ट्रीय चेतना को लेकर के, बाल साहित्य में सामाजिक चेतना को लेकर के, बाल साहित्य में राजनीतिक चेतना कहें या लोकतांत्रिक मूल्य कहें,
मैं थोड़े से अब कठिन शब्द बोलता जा रहा हूँ जो शोध से संबंधित है, लेकिन इन विषयों पर हम शोध करवा सकते हैं क्या? क्या हम बच्चे को पर्यावरण चेतना जागृत करने के लिए रिसर्च करवा सकते हैं? बच्चों के साहित्य पर रिसर्च करवा सकते हैं क्या? बच्चों में ऐतिहासिक मूल्यों के प्रति रुचि कर जागृत करने वाले बाल साहित्य पर हम रिसर्च कर सकते हैं क्या? बच्चों का मनोविज्ञान परिवर्तन करने वाले बाल साहित्य पर रिसर्च कर सकते हैं क्या? ऐसे तमाम विषय लें। आज के बच्चे में आध्यात्मिक चेतना की कमी हम देखते हैं। इस आध्यात्मिक चेतना पर हम काम कर सकते हैं क्या? आप हम सबको पता होगा, ये विषय भले ही गरिष्ठ होंगे, लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति को याद होगा कि हम जब हिंदी की किताब पढ़ते थे, आने वाली कक्षा की हिंदी की किताब जिस दिन हाथ में आती थी, पहले ही दिन हिंदी का पहला पाठ हमको याद हो जाता था। आप कल्पना करके देखिए, पहली से लेकर 12वीं तक हिंदी की किताब का पहला पाठ आवश्यक रूप से कविता होता था, और वह हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक कहें या हमारे अन्य राष्ट्रीय चेतना के मूल्यों को विकसित करने वाली कविता होती थी, प्रार्थना गीत होता था। और मुझे याद है, पहली कक्षा का बच्चा पढ़ता था, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। यह जो ईश्वरीय तत्व है, जिसे आप किसी भी नाम से किसी भी पंथ में पुकार लीजिए, उस एक चेतना को प्रकट करने वाले बाल साहित्य के संबंध में हम कितना जानते हैं, और हम कितना जानते हैं, जब यह प्रश्न हम अपने आप करेंगे तो निश्चित रूप से हम शोध कार्य संपन्न करवा सकेंगे अपने शोध विद्यार्थियों से। तो बहुत सारी बातें हैं। आज मैं जानता हूं कि बाल साहित्य की जितनी स्थितियां गंभीर हमको दिखाई देती, उतनी गंभीर स्थितियां है नहीं। बाल साहित्य का रूपांतरण हो रहा है आज मोबाइल पर, लैपटॉप पर, ईमेल के माध्यम से, पीडीएफ के रूप में, जेपीजी के रूप में बच्चों की कहानियाँ वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में खूब बड़ी मात्रा में बच्चों तक पहुंच रही है। इसको और अधिक मात्रा में कैसे पहुंचाया जाए, और विशेष करके अगर इस वीडियो को आज सुने, भविष्य में सुने, जो भी बाल साहित्यकार सुन रहे हैं, उनसे मैं विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि आपने अपने रचना धर्मिता के समय में बच्चों के लिए साहित्य नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं आपकी यह रचना यात्रा अधूरी है। आप सबसे भी विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप सब मिलकर के बच्चों के लिए लिखें, खूब लिखें, कम लिखें, ज़्यादा लिखें, लेकिन अच्छा लिखने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि ये बाल साहित्य के आने वाले भविष्य के लिए शुभ संकेत होगा। और इसका भविष्य हम क्या देखते हैं, विशेष करके शोध के संदर्भ में अथवा लेखन कर्म के संदर्भ में, तो इन दोनों एस्पेक्ट को लेकर के मैंने आप सबसे कुछ थोड़ा सा विषय बांटा है, और आप सब लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।